स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19 का एक टॉपिक फिज़िक्स में से। तो द हाल्फ पीरियड और द हाल्फ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देते जाएं कि अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, जिसमें आपको 2 मंथ जो लास्ट हैं MD-CAT के उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, गाइड किया जाएगा और लेक्चर दिए जाएंगे और टेस्ट और MCQs दिए जाएंगे। तो जल्दी से रब्ता करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक को। तो इसकी डेफिनेशन है, हाल्फ लाइफ एन एटम is the time during which half of the nuclide are decoyed into the daughter nucleus and the remaining half unchanged। जैसे कि आपको मैंने पहले लेक्चर में समझाया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जल्दी से जाएं उनको देख लें, ताकि वो आप पहले लेक्चर देख लेंगे उसके बाद ये देखेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। जब हमारे पास एक एटम होता है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन। जो प्रोटॉन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रिपल करते हैं। रिपल करने की वजह से क्या हो जाता है, हमारा न्यूक्लियस टूट जाता है, खुद ब खुद टूट जाता है नेचुरली तौर पर। तो ये इन्होंने कहा है कि हाल्फ लाइफ और एटम्स द टाइम ड्यूरिंग, कुछ टाइम हाल्फ ऐसा टाइम होता है जिसके दरमियान न्यूक्लाइड जो होता है वो टूट जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ड्यूटर न्यूक्लाइड में, और जो रिमेनिंग होता है वो बच जाता है, वो अनचेंज नहीं होता। तो हाल्फ लाइफ इज़ डिनोटेड बाय T1 एंड इज़ गिवन बाय, जो हाल्फ लाइफ होती है उसे डिनोटेड किया जाता है T1/2 के साथ। तो ये इसका फार्मूला है, T1/2 इज इक्वल टू 0.5 कहेंगे इसे 0.693, और इसे हम कहेंगे लैम्डा, और इसे हम DK भी कह सकते हैं। तो दिस शो डेट द न्यूक्लाइड लाइफ इन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अ DK कन्वेंशन। ये शो करता है न्यूक्लाइड लाइफ को, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है DK कॉन्स्टेंट के। तो MCQs आ सकते हैं, लैम्डा इज़ अ DK कॉन्स्टेंट। लैम्डा जो है ना हमारे पास वो DK कॉन्स्टेंट है। तो देखें, अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल के ज़रिए इनको समझाना चाहती हूँ। तो हाल्फ लाइफ कैसे बनती है, थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो हाल्फ लाइफ, डिस्टेंसिग्रेशन और मास लाइफ। अगर एक ऐसी हाल्फ लाइफ है जो कि 100 साल है, उसमें से आधी डिस्टेंसिग्रेशन हो जाएगी तो बाकी कितनी बचेगी, 50%। तो उसका मास कितना लेफ्ट हो जाएगा, 50। अगर 200 साल है तो उसमें से भी अगर 25 मास लेफ्ट हो जाता है, मतलब कि अगर ये 100 में 50 गया, 2 साल में 200 में मतलब 200 साल जब गुजर जाएंगे उससे साल, तो उसमें से क्या हो जाएगा, 25 रह जाएगी, और यहाँ पे 75। और अगर ये 300 यहाँ पे आ जाए तो उसमें कितना हो जाएगा, ये 25 में भी हाफ हो जाएगा, 12.5 रह जाएगा, और यहाँ पे 87.5 हो जाएगा। अगर 4 बार हो जाए, 400 हो जाए तो वो 6.25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 93.75। अगर 5 हो जाए, 500 हो जाए तो फिर उससे भी हाल्फ हो जाएगा, 3.125, उस यहाँ पे हो जाएगा 96.875, मतलब 875 जो है डिसइंटीग्रेशन हो जाएंगी। मतलब कि जितना जितना टाइम गुजरता जाएगा उनमें से उनका हाल्फ कम होता जाएगा। ठीक है, तो अब देखें, अब है मास डिफेक्ट। द मास ऑफ द न्यूक्लाइड इज ऑलवेज लेस देन, जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है ना, हमेशा क्या होता है, थोड़ा सा लेस हो जाता है। मास ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन न्यूक्लॉन, मास के अंदर जो न्यूक्लॉन्स होते हैं उनमें, न्यूक्लॉन क्या होते हैं आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जो एटम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ना, उसे हम न्यूक्लॉन कहते हैं। ठीक है, दिस डिफरेंस इन अ मास इज नाउ एज अ मास डिफेक्ट। अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पर लूँगी, ये हमारे पास जो है ना प्रोटॉन है, उसका मास 2 ग्राम है, और ये भी इसका भी 2 ग्राम है। दो मिला के क्या मिल जाएगा, 4 ग्राम। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो 4 ग्राम बन जाएगा। लेकिन जब हम इनको मास डिफेक्ट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो वो 3.9999 ग्राम हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट इसमें आ जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट। अब हमारे पास है बिंगिंग एनर्जी। The difference in energy between the stable nucleus and the free constituent nucleus is called Winging energy। अब देखें, अब ये हमारे पास है प्रोटॉन, ये भी है प्रोटॉन, ये M1 है और ये M2 है। अगर हमारे पास डिफरेंट एनर्जी है, इसमें स्टेबल न्यूक्लियस जो है, फ्री कॉन्सेंट्रेशन जो हो रहा है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, मास 1 और मास 2 है, इनको सॉल्व करेंगे। फिर इसमें क्या होगा कि जब इनको ऐड कर देंगे ना मास 1 और मास 2 को, तो रिलीज जो एनर्जी होगी उसे हम बिंगिंग एनर्जी कहते हैं। तो अब देखें,
यहाँ पे हमारे पास है, इनको कैसे हम लोग करेंगे, जो हमारे पास चेंज m है इज इक्वल टू m1, मतलब मास 1 को माइनस कर देंगे मास 2 से। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास मास kg में है तो वो हमारे पास बिगनिंग एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि इनके अंदर आइंस्टाइन इक्वेशन लगती है। अगर हमारे पास मास mu में आएगा तो वो बिगनिंग एनर्जी होगी, लेकिन उसके लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे 931.5, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो जूल में निकालेंगे। अगर ये वाली वैल्यू के साथ फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो me में आएगा। मेगा जो उसका आंसर आएगा ना वो मेगा इलेक्ट्रॉनिक में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इसका यूनिट होगा। तो देखिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इस कॉल्ड द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी के पर जो न्यूक्लियन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसके ऊपर जो पैकिंग फ्रैक्शन है ना, उसे हम न्यूक्लियंस, उस न्यूक्लियंस को हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसका फार्मूला है P.F इज इक्वल टू बिगनिंग एनर्जी अपॉन न्यूक्लियन। आज का हमारा जो टॉपिक था यहीं तक था। मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि जो बच्चे हमारी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये लेक्चर पहुंच सकें और आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।